जगदीश के रिटायर होने की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, वैसे वैसे शारदा के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जगदीश एक बड़े सरकारी ओहदे पर है, अब उन्हें हर महीने पेंशन की एक तयशुदा रकम मिलेगी। शारदा की चिंता की वजह अपना मकान न होना था, क्योंकि रिटायर होते ही सरकारी मकान तो छोड़ना पड़ेगा। जगदीश अभी तक परिवार सहित सरकारी मकान में ही रहते आए हैं। एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चों को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाई है। शिक्षा पूरी करते ही बेटा बेटी अच्छी नौकरी की तलाश में विदेश चले गए। विदेश की आबो हवा दोनों को ऐसी लगी कि वे वहीं के अस्थायी निवासी बन गए और दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में खुश है। सालों नौकरी करने के बावजूद जगदीश अपना मकान नहीं खरीद पाए। गृहस्थी के तमाम झमेलों और सरकारी काम के चलते वे घर खरीदने के विचार से लापरवाह रहे। अब शारदा को एहसास हो रहा था कि वक्त रहते उन्होंने थोड़ी सी बचत करके छोटा सा ही मकान खरीद लिया होता तो आज यह चिंता न होती। आज उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि वे कोई मकान खरीद सके, क्योंकि मुंबई में मकान की कीमतें अब आसमान छू रही है। आज इतवार है। सुबह से ही शारदा को चिड़चिड़ाहट हो रही है। तुम चिंता क्यों करती हो? एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की है, पास में एक जनता फ्लैट किराए के लिए उपलब्ध है। किराया भी कम है। आखिर हम दोनों को ही तो रहना है। हम दोनों के लिए जनता फ्लैट ही काफ़ी है। जगदीश ने शारदा को समझाते हुए कहा। 4 कमरों का फ्लैट छोड़कर वह अब क्या एक कमरे के फ्लैट में जाएंगे? आपने सोचा है कि इतना सामान छोटे से फ्लैट में कैसे आएगा? इतने सालों का जोड़ा हुआ सामान है। हम दोनों की ज़रूरतें ही कितनी है। ज़रूरत का सामान ले चलेंगे, बाकी बेच देंगे। देखो शारदा, घर का किराया निकालना, हमारी तुम्हारी दवाओं का खर्च, घर के दूसरे खर्च सब हमें अब पेंशन से ही पूरे करने होंगे। ऐसे में किराए पर बड़ा फ्लैट लेना समझदारी नहीं है। जगदीश दो टूक शब्दों में पत्नी से बोले। बेटी से तो कुछ ले नहीं सकते, लेकिन बेटा तो विदेश में अच्छा कमाता है। आप उससे क्यों नहीं कुछ मदद के रूप में रुपए मांग लेते हैं, जिससे हम बड़ा फ्लैट खरीद ही ले? शारदा धीरे से बोली। भाई, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। कभी उसने यह पूछा है कि पापा आप रिटायर हो जाओगे तो कहाँ रहोगे? आज तक उसने अपनी कमाई का 1 रुपया भी भेजा है? जगदीश पत्नी पर बरस पड़े। शारदा खुद यह सच्चाई जानती थी। शादी के बाद बेटा जो विदेश गया तो उसने कभी मुड़कर भी उनकी तरफ नहीं देखा। बस कभी कभार त्योहार आदि पर सिर्फ फ़ोन कर लेता है। शारदा यह भी अच्छी तरह समझती थी कि उनके स्वाभिमानी पति कभी बेटी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। शारदा उन माता-पिता को खुशहाल मानती है जो अपने बेटे बहू, नाती-पोतों के साथ रह रहे हैं, जबकि वे दोनों पति-पत्नी इस बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले हैं। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब शारदा को सरकारी मकान से अपनी गृहस्थी समेटनी पड़ी। जगदीश ने सामान बांधने के लिए 2 मजदूर लगा दिए थे। कबाड़ी वाले को भी उन्होंने बुला लिया था, जिसको गैर ज़रूरी सामान बेच सके। केवल ज़रूरत का सामान ही बांधा जा रहा था। शारदा ने अपने हाथों से एक-एक चीज़ इकट्ठा की थी। अपनी गृहस्थी को उसने कितने जतन से सँवारा था। कुछ सामान तो वास्तव में कबाड़ था, पर काफ़ी सामान सिर्फ़ इसलिए बेचा जा रहा था क्योंकि नए घर में ज़्यादा जगह नहीं थी। शारदा साड़ी के पल्लू से बार-बार अपनी गीली होती आँखों को पोंछे जा रही थी। उसके दिल का दर्द बाहर आना चाहता था, पर किसी तरह वह इसे अपने अंदर समेटे हुए थी। शारदा के कान पति की कमीज की जेब में रखे मोबाइल फ़ोन की घंटी पर लगे थे। उसे बेटे के फ़ोन आने का इंतज़ार था, क्योंकि पिछले सप्ताह ही बेटे को रिटायर होने तथा घर बदलने की सूचना दे दी थी। आज कम से कम बेटा फ़ोन तो करेगा ही, कुछ तो पूछेगा। माँ, छोटे घर में कैसे रहोगी? घर का साजो-सामान कैसे वहाँ सेट होगा? मैं आप दोनों का यहाँ आने का प्रबंध करता हूँ आदि। लेकिन मोबाइल फ़ोन बिल्कुल खामोश था। शारदा के दिल में एक टीस उभर गई। आपका फ़ोन चार्ज तो है? शारदा ने धीरे से पूछा। हाँ, फ़ोन फुल चार्ज है। जगदीश ने जेब में से फ़ोन निकाल कर देखा। नेटवर्क तो आ रहा है। हाँ भाई, नेटवर्क भी आ रहा है, लेकिन यह सब क्यों पूछ रही हो? जगदीश झुंझलाते हुए बोले। नहीं, कुछ नहीं कहते हुए शारदा ने अपना मुंह फेर लिया और रसोई के अंदर चली गई। वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को जगदीश को नहीं दिखाना चाहती थी। सारा सामान ट्रक में लद चुका था। शारदा की बूढ़ी गृहस्थी अब नए ठिकाने की ओर चल पड़ी। घर वाकई बहुत छोटा था। एक छोटा सा कमरा, उससे सटा रसोई घर, छोटी सी बालकनी, बालकनी से लगता बाथरूम जो कि टॉयलेट से जुड़ा था। शारदा का यह फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। शारदा को इस नए मकान में आए 1 सप्ताह हो गया।
घर उसने सेट कर लिया। आस पड़ोस में अभी खास जान पहचान नहीं हुई थी। शारदा के नीचे वाले फ्लैट में उसी की उम्र की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है। शारदा से अब उसकी थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगी है। शाम को बाजार जाने के लिए शारदा नीचे उतरी तो वही बुजुर्ग महिला मिल गई। उसका नाम प्रमिला था। एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराई। कैसी हो शारदा? प्रमिला ने शारदा से पूछा। ठीक हूँ। घर में समय नहीं कटता। यहाँ कहीं घूमने टहलने के लिए कोई अच्छी जगह है? शारदा ने कहा। अरे तुम शाम को मेरे साथ पार्क चला करो। वहाँ हम उम्र बहुत सी महिलाएं आती है। मैं तो रोज शाम को जाती हूँ। शाम को 1-2 घंटे अच्छे से कट जाते हैं। पार्क यहीं नज़दीक ही है। प्रमिला ने कहा। अगले दिन शाम को शारदा ने सूती चरक लगी साड़ी पहनी, बाल बनाए, गर्दन पर पाउडर छिड़का। शारदा को आज यूं तैयार होते देख जगदीश ने टोका। आज कुछ खास बात है क्या? सज धज कर कहाँ जा रही हो? हाँ, आज मैं प्रमिला के साथ पार्क जा रही हूँ। शारदा खुश होती हुई बोली। शारदा को बहुत दिनों बाद यूं चहकता देख जगदीश को अच्छा लगा, क्योंकि शारदा जब से यहाँ आई है घर के अंदर ही अंदर घुट सी रही थी। शारदा और प्रमिला दोनों पार्क की तरफ चल दी। पार्क में कहीं बच्चे खेल रहे थे तो कहीं कुछ लोग पैदल घूम रहे थे। वहीं एक तरफ बुजुर्ग महिलाओं का ग्रुप था। शारदा को लेकर प्रमिला भी महिलाओं के ग्रुप में शामिल हो गई। सभी बुजुर्ग महिलाओं की बातों में दर्द चिंता भरी थी। कहने के तो सभी बेटे बहुओं भरे पूरे परिवारों के साथ रहती थी, लेकिन उनका मान सम्मान घर में ना के बराबर था। किसी को चाय समय पर नहीं मिलती तो किसी को खाना, कोई बीमारी में दवा इलाज के लिए तरसती रहती। 2 वक्त की रोटी खिलाना भी बेटे बहुओं को भारी पड़ रहा था। इन महिलाओं की जिंदगी की शाम घोर उपेक्षा में कट रही थी। शाम के ये चंद लम्हे वे आपस में बोल बतियाकर अपने दिलों की कहानी सुनाकर काट लेती थी। अंधेरा घिरने लगा था। अब सभी घर जाने की तैयारी करने लगी। शारदा और प्रमिला भी अपने घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचकर शारदा कुर्सी पर बैठ गई। पार्क में बुजुर्ग महिलाओं की बातें सुनकर उसका मन भर आया। वह सोचने लगी कि बुजुर्ग माता पिता तो उस बड़े पेड़ की तरह होते हैं जो अपना प्यार, घनी छांव अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे तो इस छांव में बैठना ही नहीं चाहते। तभी जगदीश रसोई से चाय बनाकर ले आए। लो भाई, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। बताओ पार्क में कैसा लगा? शारदा पति को देखकर मुस्कुरा दी। जवाब में इतना ही बोली, अच्छा लगा। फिर चाय की चुस्की लेने के साथ मुस्कुराती हुई बोली, सुनो, कल आप आलू की टिक्की खाने को कह रहे थे। आज रात के खाने में वही बनाऊंगी। और हाँ, आप कुछ छोटे गमले सीढ़ी तथा बालकनी में रखना चाहते थे तो आप कल माली को कह दीजिएगा कि वह गमले दे जाए। हरी मिर्च टमाटर के पौधे लगा लेंगे। थोड़ी बागवानी करते रहेंगे तो समय भी अच्छा कटेगा। यह कहते हुए शारदा खाली कप उठाकर रसोई में चली गई और सोचने लगी कि हम दोनों एक दूसरे को छांव दे और संतुष्ट रहे। जगदीश हैरान थे। कल तक वे शारदा को कुछ खास पकवान बनाने को कहते थे तो शारदा दुखी आवाज में एक ही बात कहती थी, क्या करेंगे पकवान बनाकर? परिवार तो है नहीं, बेटे बहू नाती पोते साथ रहते तो इन सब का अलग ही आनंद होता। गमलों के लिए भी वे कब से कह रहे थे पर शारदा ने हामी नहीं भरी। शारदा में यह बदलाव जगदीश को सुखद लगा। रसोई घर से कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। शारदा ने टिक्की बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। घर में मसालों की खुशबू महकने लगी थी। जगदीश कुर्सी पर बैठे बैठे गीत गुनगुनाने लगे। आज उन्हें लग रहा था जैसे बहुत दिनों बाद उनकी गृहस्थी की गाड़ी वापस पटरी पर लौट आई है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब